हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करना चाह रहे हैं हिस्ट्री की सीरीज़ पे। ये हिस्ट्री का पार्ट 3 है और आज का टॉपिक है महाजनपद काल। महाजनपद काल 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व का काल है और हम देखेंगे इनके बीच में कितने प्रश्न किन किन एग्ज़ाम में आए हैं, सारे का कलेक्शन, और साथ में संभावित प्रश्न क्या क्या आ सकते हैं। संपूर्णता में हॉलिस्टिक अप्रोच में सबको टच करने की कोशिश की जाएगी, पूरे सिलेबस को, और मैं उम्मीद करता हूँ ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप में से जो नए हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप दोनों चैनल को, कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज़ इकबाल और साथ साथ में क्विज़ गुरु डॉक्टर अफरोज़ इकबाल, दोनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि आपको मेरा वीडियो समय से पहुंच जाए। और हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो सीरीज़ है ये किन के लिए बेनिफिशियल है। तो ये वो भी स्टूडेंट जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे और साथ साथ में सीडीएस, एनडीए और आर्मी, पुलिस और डिफरेंट पीसीएस एग्ज़ाम्स और एलटी, टीटी, लेक्चरशिप के जो एग्ज़ाम हैं, इवन नेट में भी ये काम आएगा हिस्ट्री वालों के लिए। और साथ साथ में बैंकिंग, रेलवे, ग्रुप सी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, एसएससी, सब में ये फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए हम प्रश्न लेते हैं, शुरू करते हैं कि महाजनपद काल 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व का काल है और इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या घटना घटी थी, क्या क्या प्रश्न आते हैं। तो चलिए, किस प्रकार का मृद भांड, ये प्रश्न है, किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। तो इसका सही उत्तर है उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, NBPW। और हम आपको ये बताते चले कि भारत में द्वितीय नगरीकरण का ये काल है। पहला नगरीकरण का काल तो आप जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता थी। और दूसरा महाजनपद काल, बीच में जो ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल है, आप जानते हैं ये सब गांववासी थे, ये ग्रामवासी थे। तो द्वितीय नगरीकरण इसे कहते हैं। बीच बीच में हम विश्लेषण भी करेंगे। एक्चुअली एक ही क्वेश्चन के अंदर कई क्वेश्चन हैं, 5-5 क्वेश्चन शामिल हैं। तो बहरहाल, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने किस नदी के सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? ये सवाल है। ये सारे सवाल आए हुए हैं झेलम के। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ? बेबीलोन में। शिशुनाग वंश का वो कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है कालाशोक। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन। पीसीएस में आया हुआ सवाल है। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? अजातशत्रु। और महाजनपद और उसकी राजधानी से मिलान करना है। तो गंधार की राजधानी कहाँ है, शूरसेन की कहाँ है, वत्स की कहाँ है और कौशल की कहाँ है? तो गंधार की राजधानी है तक्षशिला और शूरसेन की है मथुरा, वत्स की कौशाम्बी और कौशल की श्रावस्ती जो आधुनिक यूपी में है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईस्वी पूर्व। हाइडेस्पस या वितस्ता का युद्ध 326 ईस्वी पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ? सिकंदर एवं पोरस के मध्य। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? डेरियस दार्यवहु प्रथम, डेरियस प्रथम कहते हैं उसको। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? यूनानियों द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा। पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा और दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानियों द्वारा।
यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंडमीज कहा गया? घनानंद को। आपको पता है कि सिकंदर जब भारत पे आक्रमण कर रहा था उस समय घनानंद का शासन था पाटलिपुत्रा पे। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक या ग्राम भोजक। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ये नहर कहाँ खोदी गई थी? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, यूपीपीसीएस में आ चुका है। कलिंग में। और सिकंदर की भारत में सफलता के क्या कारण थे? पॉइंट वाइज देखते हैं इसको, ये यूपीपीसीएस में पूछा हुआ सवाल है। तो पहला पॉइंट, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा पॉइंट, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। और तीसरा पॉइंट, वो एक अच्छा प्रशासक था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? 6ठी सदी ईस्वी पूर्व। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है ये सब। घनानंद। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन। सही उत्तर है, पीसीएस में आया हुआ सवाल है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज या राजगृह भी कहते हैं। आपको हम बता दें कि मगध की 4 राजधानियां थीं जो परिवर्तित होती रही। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी, प्रथम राजधानी गिरिव्रज थी। और महाजनपद को आधुनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन है। तो मगध जो है आधुनिक रूप से पटना और गया जिले में है। वत्स आधुनिक रूप से इलाहाबाद में है। कौशल अवध में है। अवंती मालवा में है। ये प्रश्न आया हुआ है। और नेक्स्ट, कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? आइए इसका सवाल है। मगध। सबसे शक्तिशाली साम्राज्य आपको मैं बता दूं 16 महाजनपदों में मगध था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंदवंश का। ये भी आईएएस में आया हुआ सवाल है। और मगध साम्राज्य के बारे में कौन सी बातें सही हैं उनको पॉइंट में एकत्रित करना है। तो हम आपको बता दें, पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना वीरदर्थ ने की थी। दूसरा पॉइंट, महापद्म ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया और एकराट की उपाधि धारण की। सर्वछत्रांतक और एकराट दोनों उपाधि प्रदान महापद्म नंद ने अपने धारण की थी। गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। मैंने पहले भी बताया था, मगध की 4 राजधानी थी क्रमशः गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र और वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में किया? अवंती, वत्स, कौशल। 3 राज्य, अवंती, वत्स और कौशल का शिशुनाग ने मगध में विलय किया। आपको मैं ये बता दूं, ये विलय का क्या है कि विभिन्न राज्य आपस में लड़ते थे और जब वो जीत जाते थे तो अपने राज्य में विलय कर लिया करते थे। तो मगध चूँकि सबसे मजबूत राज्य था तो अब उन्होंने बहुत सारे राज्यों के अपने अंदर विलय कर लिया था। तो शिशुनाग ने अवंती, वत्स और कौशल को विलय किया था। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? बिंबिसार। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? शिशुनाग। पहले भी ये प्रश्न
आया है। शिशुनाग ने 3 राज्यों को जीता था, अवंती, वत्स और कौशल। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? बार बार आता है ये प्रश्न। अवंती। मगध सम्राट ने बिंबिसार ने अपने चिकित्सक को अवंती राज्य में भेजा था राजा के चिकित्सा के लिए। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ पिछले चैप्टर में कि लोहे के उपयोग के कारण एक बड़ा परिवर्तन आया और नगरीकरण का एक व्यापक परिवर्तन आया, क्योंकि लोहा के इजाद से लोग जो है ना साम्राज्य को जीतने लगे, लड़ाइयाँ करने लगे और विस्तार पूर्वक आगे बढ़ने लगे, विस्तारवादी नीतियाँ बनने लगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? CDS में आया हुआ प्रश्न है। तो बुद्ध के समकालीन थे अजातशत्रु और प्रसेनजीत। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? 600 ईस्वी पूर्व में। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशीला कंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? इसका नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु मगध का एक ऐसा सम्राट था जिसने रथ मूसल और महाशीला कंटक, ये 2 हथियार का इस्तेमाल किया था वज्जी के विरुद्ध। अजातशत्रु ने रथ मूसल और महाशीला कंटक का। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहता था? वज्जी संघ वैशाली के साथ। वज्जी संघ वैशाली के साथ। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, वो पहले भी गुजर चुका, डेरियस प्रथम। वो डेरियस है जिसने भारत के कुछ भाग को अपने हिस्से में मिला लिया था। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है? इनमें से कौन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है? तो आपको पता है मगध साम्राज्य की 4 राजधानियाँ थी। तो देखते हैं इसमें कौन कौन है। गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र और कौशाम्बी। तो गिरिव्रज थी, राजगिरी भी थी, पाटलिपुत्र थी, कौशाम्बी नहीं थी। हम आपको ये बता दें कि मगध की 4 राजधानियाँ थी, गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र और वैशाली। लेकिन इसमें कौशाम्बी है जो गलत आंसर है। PCS में आया हुआ सवाल है ये। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है अंगुत्तर निकाय। आइए इसमें आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट, महाजनपद को राजधानी से मिलाना है। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, पांचाल की अहिच्छत्र है, कौशल की साकेत है, वत्स की कौशाम्बी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। तो आपको ये बताइए, PCS में बार बार आए हुए प्रश्न हैं ये सारे। तो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी। तो क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वो था अजातशत्रु। और कुछ अधिकारी हैं, उनके काम क्या थे उससे मिलाना है। तो देखिए, एक थे अष्टकूलक, जो परामर्शदायी संस्था है अष्टकूलक, और एक महामात्र थे। महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी थे। एक है बलि साधक, किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। बलि का मतलब कर, तो बलि साधक किसानों से कर वसूल करने वाला अधिकारी उस समय में होता था।
और एक है शौल्किक या शुल्काध्यक्ष। शौल्किक या शुल्काध्यक्ष शिल्पियों और व्यापारियों से शुंगी या शुल्क वसूलने वाला अधिकारी। गृहपति का अर्थ है, गृहपति का अर्थ है धनी किसान। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठिन, कहा जाता था श्रेष्ठिन। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार था? नियार्कस, एनासिक्रीटस, एस्टोबुलस। सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार का नाम है नियार्कस, एनासिक्रीटस, एरिस्टोबुलस। डेरियस प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रप यानी राज बनाया था। इससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन, भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? उग्रसेन महापद्म नंद को कहा जाता था उग्रसेन। किसे सेनिया यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? सेनिया किसे कहा जाता था? बिंबिसार को। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी? किन राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी? कपिलवस्तु के शाक, कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी। इन सब में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। कपिलवस्तु के शाक, कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव क्या क्या था? पॉइंट है इसमें, इन पॉइंट को आप समझिए जो कि आपको एग्जाम में सिलेक्ट करना है। इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। और तीसरा पॉइंट, सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानियों के आक्रमण के प्रभाव के रूप में सामने आया? तो पहला पॉइंट है खरोष्ठी लिपि का प्रचार। दूसरा पॉइंट है अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार। तीसरा पॉइंट है ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार। चौथा पॉइंट है घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार। पांचवा पॉइंट है स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। और हम देखते हैं कि और क्या क्या घटना घटी थी। तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण कब हुआ था? तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण 550 ईस्वी पूर्व में ईरान के साइरस द्वारा किया गया था, जो विफल रहा। बाद में डेरियस प्रथम के द्वारा, जो आप जानते हैं, जो 20वां राज्य बना था वो डेरियस प्रथम है, लेकिन पहला आक्रमण साइरस द्वारा किया गया था। भारत पर दूसरा ईरानी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? डेरियस प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरियस प्रथम किस वंश का शासक था? हखमनी वंश का शासन था, जो 1518 ईस्वी के आसपास, ईस्वी पूर्व के आसपास आक्रमण किया था। प्रश्न है कि सिकंदर किस रास्ते से भारत पर आक्रमण किया? हिंदू कुश के रास्ते पे, हिंदू कुश के रास्ते से आया था। सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया का शासक था और फिलिप का पुत्र था, फिलिप। सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? सेल्यूकस निकोटर, सेल्यूकस निकोटर तथा नियार्कस सिकंदर का जल सेनापति था। मुख्य सेनापति था सेल्यूकस निकोटर, नियार्कस जल सेनापति था।
सिकंदर को किस राज्य से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा भारत में? पुरु राज्य से। पोरस का राज्य, पोरस जो पुरु राज्य था उसका, वो राज्य कहाँ था? झेलम और चिनाब नदी के मध्य में था। सिकंदर और पोरस के मध्य जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? हाइडेस्पीज के युद्ध, हाइडेस्पीज के युद्ध के रूप में जाना जाता है। सिकंदर और पुरु के राजा पोरस के मध्य जो युद्ध हुआ था, उसमें कौन विजित था? इसका सही आंसर है सिकंदर, लेकिन सिकंदर पोरस से प्रभावित होकर उसके राज्य को लौटा दिया था। सिकंदर ने पोरस के विरुद्ध विजय प्राप्त किया था। इसके उपलक्ष्य में किस राज्य की स्थापना की थी? इसके उपलक्ष्य में सिकंदर ने निकाइया की स्थापना की। निकाइया NIKAIA। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुई। वो भारत में कितने महीने तक रहा? सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा। सिकंदर की सेना मगध की शक्तिशाली सेना से डरकर आगे बढ़ने से किस नदी के तट पर इनकार कर दिया था? व्यास नदी। सिकंदर ने मिस्र पर विजय के उपलक्ष्य में किस नगर की स्थापना की? सिकंदरिया नामक नगर। और कुछ राजधानी से जुड़ा हुआ भी प्रश्न आया हुआ है, तो आप हमें बता दें कि टोटल महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो महाजनपदों की संख्या 16 थी। और मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बृहदर्थ। अंगराज की राजधानी कहाँ थी? चंपा। और काशी की वाराणसी और अवंती की उज्जैनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वो पहला शासक कौन था जिसने स्थायी सेना रखने की प्रथा आरंभ की? बिंबिसार। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को कहाँ भेजा था? अवंती राज प्रद्योत की सेवा में। बार बार आया हुआ प्रश्न है, इस पर जरूर ध्यान दीजिए। बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को कहाँ का प्रांतपति नियुक्त किया? अंग का। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र ने की थी, उसका नाम क्या है? अजातशत्रु।
इसका स्रोत बौद्ध साहित्य है। और मैं आपको बता दूं कि अजातशत्रु के बारे में ये तथ्य जैन साहित्य इसको इनकार करता है, इसको नकारता है। बौद्ध साहित्य के अनुसार अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, लेकिन जैन साहित्य इसको इनकार करता है। कूणिक किस राजा को कूणिक कहा जाता है? अजातशत्रु। अजातशत्रु को किस राजा ने पराजित कर बंदी बना लिया था? कौशल नरेश परसेनजीत। और किस राजा ने रथमूसल एवं महाशीला कंटक का प्रयोग किया था? इसका सही उत्तर भी अजातशत्रु है। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? प्रारंभ में जैन धर्म का था, बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और नंद राजा का कलिंग पर भी अधिकार था। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। नंद वंश ने 322 ईस्वी पूर्व तक राज किया। नंद वंश ने 322 ईस्वी पूर्व तक मगध पर राज किया। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। और सिकंदर का भारत पे आक्रमण घनानंद के शासनकाल में ही हुआ था। और घनानंद को परास्त करके मगध में एक राज्य की स्थापना हुई थी। उसका क्या नाम है जो बहुत मशहूर हुआ था? मौर्य साम्राज्य। थैंक यू बहुत बहुत। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैं ये भी बता दूँ कि ये जो भी प्रश्न आए थे, ये सारे प्रश्न IAS, PCS, CDS, ND, NDL, TTT, B.Ed समूह और सारे को हमने कलेक्ट करके एक जगह एक्युमुलेट करके संचय करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। करीब ये 200 प्रश्नों का संग्रह है, 200 से 250 प्रश्न के संग्रह हैं। तो आप इनको अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम में प्रश्नों के छूटने की संभावना न के बराबर होगी। तो चलिए, आप ऑल द बेस्ट, आप तैयारी करते रहें। थैंक यू।